नमस्कार। आज हम बात करेंगे एडम स्मिथ के सिद्धांत की। मैं डॉक्टर सुलोचना मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टाउन। एडम स्मिथ, जिसे हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में आर्थिक विकास की समस्या के बारे में बताया गया है, और जबकि आर्थिक विकास के बारे में यह कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं देता हमें, पर बाद वाले अर्थशास्त्रियों ने इसे व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया और एक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने रखा है। और आज इसी सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। एडम स्मिथ नेचुरल लॉ में विश्वास करते थे, प्राकृतिक नियम में विश्वास करते थे और मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को श्रेष्ठतम करने के लिए बना हुआ है, और वह अपने हित का पालन करने में अगर उसे हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वो अपने स्वार्थ को बढ़ाने के लिए और अपने हित को बढ़ाने के लिए वह सामान्य लोगों का हित भी बढ़ाएगा। और इसके पालन के लिए पीछे कोई अदृश्य हाथ का उन्होंने वर्णन किया है कि जो अदृश्य हाथ हैं वो व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं और जो मार्केट तंत्र को चलाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अदृश्य हाथ का मतलब उनका पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट का संतुलन स्थापित करने वाले तंत्र से था कि जो राष्ट्रीय धन को अधिकतम बनाता है। इसी तरह से एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि श्रम का विभाजन जो है वो आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु होता है, और श्रम विभाजन से श्रम की उत्पादकता शक्तियों में सुधार होता है। और इस उत्पादकता शक्तियों के लिए उन्होंने 3 चीजों को उत्तरदायी ठहराया। पहला, प्रत्येक व्यक्ति की श्रम की निपुणता में वृद्धि हो। दूसरा, वस्तुओं के उत्पादन में समय की बचत हो। और तीसरा, श्रम बचत करने वाली मशीनों के आविष्कार होना चाहिए। और इस तरह से उत्पादकता में वृद्धि का मुख्य कारण उन्होंने कहा कि श्रम नहीं बल्कि पूंजी से उत्पन्न होता है, क्योंकि जब पूंजी से हमें सुधरी हुई टेक्नोलॉजी मिलती है तो श्रम का विभाजन और मार्केट का विस्तार उससे हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो श्रम का विभाजन होता है वह मानव स्वभाव के कारण होता है, क्योंकि मानव का स्वभाव सौदा करने और वस्तु विनिमय करने और एक वस्तु का दूसरी वस्तु के बदले में बदलने की उनमें विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। इस तरह से श्रम का विभाजन मार्केट के आकार पर भी निर्भर करता है। मार्केट का विस्तार होने पर श्रम का विभाजन बढ़ जाता है, और मार्केट का विस्तार कम होने पर श्रम का विभाजन कम हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो भी आर्थिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया है। और इसी तरह से एडम स्मिथ का जो है वो प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन के बारे में उन्होंने बोला है कि पूंजी संचय की जो प्रक्रिया है वो भी आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है। स्मिथ इस बात पर बल देते थे कि पूंजी जो संचय है सबसे श्रम विभाजन से पहले ही होना चाहिए। पूंजी संचय का रोल जो है वो जो डिवीजन ऑफ लेबर है उससे पहले आता है। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों की भांति एडम स्मिथ भी पूंजी संचय को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक शर्त मानते थे। इसलिए आर्थिक विकास की समस्या लोगों की अधिक बचत करने तथा देश में अधिक निवेश करने की योग्यता पर निर्भर करती है। और इस तरह से बचत की जो दर है वो निवेश की दर से निर्धारित होती है, और संपूर्ण बचतें निवेश कर दी जाती है तो अपने आप ही जो है बचत की जो दर है, निवेश की दर है वो बढ़ जाती है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन है, जो पूंजी संचय की प्रक्रिया है, वो 4 उस पर निर्भर करती है: मजदूरी पर, लाभ पर, ब्याज पर और लगान पर। मजदूरी में उनका कहना था, एडम स्मिथ का विचार था कि जो मजदूरी है, किसी भी व्यक्ति को मजदूरी लो नियम के आधार पर मिलती है। लो नियम का मतलब है आयरन लॉ ऑफ वेजेस, कि मजदूर कोष को इस हिसाब से दिया जाता है कि उसकी जो राशि है वो सिर्फ इतनी ही मिले कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, कि अगर उसको उससे ज़्यादा मजदूरी दी जाती है जो उसके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है तो क्या होगा कि ज़्यादा मजदूरी देने से रोजगार के लिए जो प्रतियोगिता है आपस में मजदूरों में वो बढ़ जाएगी और मजदूरी दर घटकर वापस निर्वाह स्तर पर आ जाती है। इस तरह से
कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ श्रमिक के लिए आदि सामान्य जीवन से निम्न स्तर पर निर्वाह करना कठिन हो जाता है। इसलिए वे शादी और बच्चों के पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। काम करने वाले श्रमिक कम हो जाएंगे और श्रमिकों को रोजगार में लगाने वाले पूंजीपतियों में प्रतियोगिता से वापिस मजदूरी की जो दरें हैं वो बढ़ जाती हैं। और इस प्रकार एडम स्मिथ का विश्वास था कि स्थैतिक परिस्थितियों में मजदूरी की दरें जो हैं वो वापिस निर्बाध स्तर पर आ जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि शीघ्र पूंजी संचय के कारण जो है पूंजी की जो दर है और जनसंख्या में वृद्धि दर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है। और इसी तरह से पूंजी संचय के लिए उन्होंने कहा कि जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, उसमें पूंजीपति ही उन पर लाभ कमाने की आशा रखते हैं, क्योंकि पूंजीपति ही सक्षम होते हैं और वही लाभ कमा सकते हैं। और इस तरह से स्मिथ का विश्वास था कि जब आर्थिक प्रगति होती है तब क्या होता है कि उसके साथ जो है वो लाभ जो है पूंजीपतियों के वो कम होने शुरू हो जाते हैं। जब पूंजी संचय की दर बढ़ती है तो पूंजीपतियों में भी प्रतियोगिता जो बढ़ जाती है और वो लाभों को घटा देती है। इस तरह से बात करते हैं ब्याज की। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि समृद्धि, उन्नति और जनसंख्या को जब बढ़ जाती है तो ब्याज दर जो है वो कम हो जाती है, जिससे पूंजी की पूर्ति में वृद्धि होती है। और इसका कारण ये होता है कि ब्याज दर कम हो जाने पर साहूकार अपना जो जीवन स्तर है वो पहले के जैसे बनाए रखने के लिए अधिक ऋण देने शुरू कर देते हैं, जिससे अधिक ब्याज कमा सकें वो लोग। और इस प्रकार ब्याज दर कम होने से उधार के लिए पूंजी की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे ब्याज दर कम हो जाती है और साहूकार और ऋण देकर निर्वाह के लिए आय प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते और ऐसी परिस्थिति में वह स्वयं ही निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिसका कारण क्या होता है कि वो उद्यमियों का रूप धारण कर लेते हैं। और इसी तरह से जो लगान है, जहां लगान का संबंध है, एडम स्मिथ का विश्वास था कि आर्थिक प्रगति से मुद्रा और वास्तविक लगानों में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय के लगान में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि भूमिपतियों का हित समाज के सामान्य हिस्से जुड़ा रहता है और भूमिपति ही लगान देते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैपिटल जो पूंजी संचय का जो था, पूंजी संचय की जो एक्युमुलेशन है, कैपिटल एक्युमुलेशन पूंजी संचय की प्रक्रिया है, वो किस तरह से मजदूरी, लाभ, ब्याज और लगान से निर्धारित होती है, इनसे प्रभावित होती है। और इसी तरह से एडम स्मिथ ने आगे बात की कि जो विकास के दूत होते हैं, उन्होंने कहा कि जो एजेंट्स ऑफ ग्रोथ है उन्हें किसान, उत्पादक और व्यापारी, उनको उन्होंने विकास के दूत माना और कहा कि मुक्त व्यापार में साहस और प्रतिस्पर्धा के होने पर क्या होता है कि किसान, उत्पादक और व्यापारियों ने मार्केट को बढ़ाते हैं और उससे क्या होता है, मार्केट बढ़ने से उनका आर्थिक विकास जो है वो संभव हो पाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो किसान है, उत्पादक है और व्यापारी हैं, वो तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि जब कृषि में विकास होता है और कृषि के विकास से जब अतिरिक्त उत्पन्न होता है तो वाणिज्य सेवाओं तथा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे वाणिज्य में उन्नति, निर्माणकारी उद्योगों की स्थापना होती है। दूसरी ओर इनके विकास में कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और जब किसान उन्नत उत्पादन विधियों का प्रयोग करने लगते हैं और उससे बाद में क्या होता है कि किसान, उत्पादक और व्यापारी के होने से पूंजी संचय और आर्थिक विकास बढ़ जाता है। और इस तरह से जो है एजेंट ऑफ ग्रोथ है, जो विकास के दूत हैं, वो भी अपना योगदान विकास में देते हैं। और विकास की प्रक्रिया किस तरह से होती है कि जब इसमें शेम्प्यूटर ने कहा कि जब एडम स्मिथ ने विकास की प्रक्रिया के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि संस्थानिक, राजनीतिक और प्राकृतिक साधन जो हैं वो एक सामाजिक ग्रुप के लिए काम करते हैं, जिसे हम एक राष्ट्र कह देते हैं। और क्या होता है उस राष्ट्र में जब आर्थिक वृद्धि के बारे में बात की जाती है तब इसमें जो कृषि है, निर्माण कार्य है, उद्योग और वाणिज्य है, वो भी
समृद्ध हो जाते हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होती है और उनमें बढ़ोतरी से पूंजी संचय, तकनीकी उन्नति, जनसंख्या में वृद्धि, मार्केट का विस्तार, श्रम विभाजन, लाभ आदि में वृद्धि होती है और इस तरह से जो विकास का जो एक पथ है वो चलना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो विकास का क्रम है वो चालू हो जाता है और उसके बाद में जब विकास का क्रम चालू हो जाता है तब एक हमारे सामने एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसे हमने स्थिर अवस्था का नाम दिया है। स्थिर अवस्था, इन्होंने क्या कहा कि जो प्रगतिशील अवस्था है वो हमेशा नहीं रहती, प्राकृतिक साधनों में कमी से विकास को रुक जाता है और जब अर्थव्यवस्था अपने साधनों का पूर्ण विकास कर लेती है तो ऐसे में समृद्ध अवस्था में श्रमिकों में रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा मजदूरी दर को कम कर देती है और निर्वाह स्तर पर ले आती है। इस कारण दूसरी तरफ व्यापारियों में भी प्रतिस्पर्धा होती है और वो लाभों को कम कर देती है और जब एक बार लाभ घटते हैं तो वो घटते ही चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि जो लाभ होता है वही हमारा निवेश में सहायक होता है और इससे निवेश भी घट जाता है और इस तरह से ये विकास का एक अंतिम परिणाम होता है और एक स्थिर अवस्था में हम पहुंच जाते हैं जहां ऐसा होता है कि पूंजी संचय रुक जाता है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, लाभ न्यूनतम होते हैं और मजदूरी निर्वाह स्तर पर होती है, प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थव्यवस्था यूं मानो कि एक गतिहीनता की तरफ पहुंच जाती है और इसे हम एक स्थिर अवस्था का नाम दे देते हैं। इसे हम एक चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और ओ वाई एक्सिस पर हमने पूंजी की संचय दर ली है। इसमें हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था टी समय में गति में के से एस तक बढ़ती है और उसके बाद टी के बाद में अर्थव्यवस्था एस से समृद्ध स्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इसमें टी के बाद में एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन आ जाती है जिसे हम ये कह देते हैं कि वो स्थिर अवस्था में आ गई, जहां आगे वृद्धि नहीं हो पाती क्योंकि मजदूरी इतनी बढ़ जाती है कि लाभ शून्य हो जाते हैं और पूंजी संचय जो है वो रुक जाता है। कहने का मतलब ये था, एडम स्मिथ के अनुसार प्रगति जब होती है, आर्थिक विकास होता है तो लास्ट में फिर एक स्थिर अवस्था पर जो है अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो एडम स्मिथ का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है वो स्थिर अवस्था के बारे में बताता है और एडम स्मिथ का जो विकास मॉडल है इसमें कई गुण हैं, कई दोष भी हैं और ये अल्पविकसित देशों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है और जो हमें बताता है कि अल्पविकसित देशों में किस तरह से पूंजी जो बचत है, पूंजी संचय है, मार्केट का विस्तार है, एवं नीति है, संतुलित विकास है, आर्थिक विकास के लिए सहायक हो सकते हैं। इस तरह से देखते हैं कि पूंजी संचय जो है वो हमें पूंजी हमें कब मिलती है, बचत के बारे में बात करेंगे कि जो बचत है वो हमारी कंजम्पशन के बाद में जो हमारा बचता है वो हमारी सेविंग कहलाती है और बचत जो है वो पूंजी संचय में मितव्ययता अगर हम करते हैं तभी हमारी बचत हो पाती है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि जहां पर जो अल्पविकसित देश होते हैं वहां पर उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होने के कारण जब विकास होता है, आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय बढ़ जाता है और बढ़ी हुई आय को अगर मितव्ययता से खर्च न किया जाए तो कीमतें बढ़ती हैं और आर्थिक विकास में बाधा आती है। इस कारण बचतों में वृद्धि के लिए मितव्ययता बहुत जरूरी है और मितव्ययता होती है तभी बचतें कर पाते हैं और यही बचतें जो है वो पूंजी संचय के लिए भी जरूरी होती है। इसी तरह से उन्होंने कैपिटल एक्युमुलेशन के बारे में बात करी जिसे हम पूंजी संचय कहते हैं। एडम स्मिथ का कहना था कि पूंजी संचय को आर्थिक विकास का मुख्य साधन माना जाता है जो हर प्रकार से हर अर्थव्यवस्था में मान्य है। पूंजी संचय अधिक होने पर अधिक पूंजी निर्माण होगा और जिससे हमारे आर्थिक विकास की जो दर है वो बढ़ेगी। इसी तरह से जब मार्केट की बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास में सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में बात करी और उन्होंने बताया कि जब टेक्नोलॉजी सुधरी हुई होती है तो मार्केट का विस्तार होता है जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है और विकास भी तभी संभव होता है जब मार्केट का विस्तार अच्छे से हो जाता है। और इसी तरह से उन्होंने लेजर फेयर पॉलिसी के बारे में बात करी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी विकास जो है वो तभी हो पाएगा जब उसे हम बिल्कुल
फ्री छोड़ दें, अबंध नीति का प्रयोग करें। और उन्होंने कहा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निजी क्षेत्र में उत्पादन, सब में सार्वजनिक क्षेत्र में अकुशलता और हानि की संभावना अधिक पाई जाती है, इस तरह से हम उन्हें अपने हाल में छोड़ दें कि वो अपने आप ही लेजर फेयर पॉलिसी का पालन करें और अबंध नीति के अनुसार आर्थिक विकास में सहयोग देंगे। इसी तरह से उन्होंने संतुलित विकास के बारे में कहा। एडम स्मिथ का कहना था कि जो संतुलित विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुत जरूरी है। किसान, व्यापारी और उत्पादक आपस में एक दूसरे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि जहाँ कृषि प्रधान अल्पविकसित देशों में कृषि को प्राथमिकता देने के साथ साथ निर्माणकारी उद्योगों और वाणिज्यों का विकास भी करना चाहिए, ताकि हमारी आर्थिक वृद्धि की जो गति है वो तेज हो सके। संतुलित विकास में हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जहाँ हम प्राथमिक क्षेत्र का विकास करते हैं वहाँ द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का विकास भी साथ साथ में होना चाहिए, ताकि हमारी आर्थिक वृद्धि की जो गति है वो तेज हो सके। इस तरह से एडम स्मिथ का जो मॉडल है आर्थिक विकास का वो अल्पविकसित देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही उनकी आर्थिक वृद्धि के लिए लाभदायक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस मॉडल में कुछ कमियां रह गई, जिन्हें हम वीकनेस ऑफ द थ्योरी कह देते हैं। और इसके सिद्धांत की क्या क्या कमियां पाई गई, इसमें समाज का कठोर विभाजन किया गया। कठोर विभाजन से मतलब ये था कि यहाँ पर सिर्फ दो ही वर्गों के बारे में बात की गई, एक पूंजीपति वर्ग के बारे में और दूसरा श्रमिक वर्ग के बारे में बात की गई, जबकि समाज में एक मध्यम वर्ग भी होता है और मध्यम वर्ग की इसमें उपेक्षा की गई। और मध्यम वर्ग जो है वो आर्थिक विकास के लिए बहुत प्रोत्साहन देता है, जबकि इसका इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और यह एक पक्षीय बचत आधार पर सिद्धांत स्थिर है। कैसे? एडम स्मिथ ने पूंजीपति, भूमिपति और साहूकार ही बचत करते हैं, उन्होंने यही कहा। उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है कि जो दूसरे लोग हैं उन्नत समाज में पूंजीपति और भूमिपति ही नहीं बल्कि आय प्राप्त करता दूसरे लोग भी रहते हैं और वो भी बचत करते हैं, जिसके बारे में इसमें बात नहीं की गई है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक धारणा, जैसा कि हम जानते हैं एडम स्मिथ का संपूर्ण मॉडल पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा पर आधारित है, जो कि अवास्तविक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अबंध नीति और पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती और इस तरह से आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध, निज क्षेत्र की पर रुकावटें आदि हर देश में पाए जाते हैं, जिसके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। एडम स्मिथ अपनी अबंध नीति के कारण पूंजी संचय और आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व जो है उसको समझाने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने इसका कोई बात नहीं करी, जबकि आजकल हर देश में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और पूंजी निर्माण के लिए बहुत सहायक है। स्थिर अवस्था की अवास्तविक धारणा, इस तरह से एडम स्मिथ का विचार है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अंतिम अवस्था स्थिर अवस्था की स्थिति होती है, जिसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन तो होता है परंतु एक संतुलन बिंदु के इर्द गिर्द ही परिवर्तन होता है, जो एक वृक्ष की भांति होता है और नियमित और निरंतर एक रूप में ही वो बढ़ता है। और आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया है वो की जो व्याख्या की गई है वो संतोषजनक नहीं की गई। इस तरह से उनका कहना है कि आर्थिक विकास एक रूप और निरंतर नहीं बल्कि रुक रुक कर होता है और ये जो स्थिर अवस्था की जो बात की गई है वो एक जो हम कह सकते हैं कि अवास्तविक धारणा है। इस तरह से एडम स्मिथ का जो मॉडल है वो एक स्थैतिक मॉडल है। हिक्स ने भी इसकी आलोचना के लिए और उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ का जो मॉडल है वो वृद्धि मॉडल की तरह दिखाई तो देता है परंतु आधुनिक दृष्टि से यह वृद्धि मॉडल नहीं है, क्योंकि यह क्रम प्रदर्शित नहीं करता। यह सिर्फ ये बताता है कि ये अवस्था है, इस अवस्था पे किस प्रकार से पहुंचे इसके बारे में इसमें नहीं बताया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हमने एडम स्मिथ के आर्थिक विकास मॉडल की बात करी कि एडम स्मिथ के अनुसार उसके आर्थिक विकास मॉडल में उन्होंने किन किन चीज़ों को माना है। जैसे उन्होंने प्राकृतिक नियमों को, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर को, पूंजी संचय और स्थिर मॉडल को किस तरह से उन्होंने अपने मॉडल में उनकी व्याख्या की है और उन्हें आधार मानकर एक आर्थिक मॉडल हमारे सामने दिया है। और ये आर्थिक मॉडल अल्पविकसित देशों में
क्या गुण दोष रखता है और किस तरह से अल्पविकसित के लिए सहायक होता है, इसके बारे में अपनी चर्चा करी और अपने बात करी कि किस तरह से इस मॉडल में कुछ कमियां पाई गई हैं जो इस मॉडल की जो वीकनेस ऑफ द थ्योरी है, और उनको आधार पर अपन बात की और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।